हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं अपने ईडियम एंड फ्रेसेस का लेक्चर नंबर 4। इससे पहले मैंने लेक्चर नंबर 1, 2, 3 करवा दिया है और अगर आपने उसे नहीं देखा है तो आप उसे देख सकते हैं, जिसमें कि मैंने सारे ही लेटेस्ट आपको ईडियम एंड फ्रेसेस को करवा दिए हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज के इस ईडियम की सीरीज को। देखो, क्वेश्चन नंबर 1 हमें कुछ यहाँ पर सेंटेंसेस दिए हैं। सेंटेंस, हाँ देखो, सेंटेंस यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो पढ़ते हैं। हिज पीएचडी डिग्री सीम्स टू बी पेनिलॉप्स वेब। जो उसकी जो पीएचडी की डिग्री जो है ना, वो कैसी लग रही है? पेनिलॉप्स वेब। देखो, ये एक ईडियम है। सबसे पहले हमें ईडियम की पहचान होनी चाहिए, और हालांकि इस क्वेश्चन में तो ईडियम जो एग्जामिनर है उसने ब्रैकेट में ही करके दे दिया है, तो इसको पहचानने में ज़्यादा हमें दिक्कत नहीं होगी। देखो, पेनिलॉप वेब्स का मतलब होता है कोई भी एंडलेस टास्क। ठीक है, कोई भी चीज़ें जो एंडलेस है, एंडलेस टास्क हो जाएगा, एंडलेस जॉब हो जाएगा, कोई भी चीज़ है ना। तो पैनल ऑफ वेब, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एंड एंडलेस टास्क। ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट पे चले। हाँ, देखो, नेक्स्ट है हमारा ऑन क्लाउड 9। ऑन क्लाउड 9 का मतलब बताना है, तो मैं बता दूं, इसका मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा खुश होना, बहुत ही ज़्यादा हैप्पी होना, एक्सट्रीमली हैप्पी होना। तो हैप्पी से रिलेटेड जहाँ पे इडियम होगा और जहाँ पे मीनिंग होगा, देख यहाँ पे नहीं है, एंग्री नहीं है। देखो, ऑप्शन नंबर 2 में हमें दिख रहा है ना, ये बीइंग वेरी डिलाइटेड। तो डिलाइट का मतलब भी होता है हैप्पी होना। ठीक है। अच्छा, इससे रिलेटेड ना एक इडियम और होता है, मैं आपको बता दूं। जैसे कि ऑन क्लाउड 9 है ना, एक होता है ऑन दी सेवंथ हेवन। ऑन दी सेवंथ हेवन, इन दोनों का मतलब सेम ही होता है। ठीक है, ऑन दी सेवंथ हेवन मतलब कि एक्सट्रीमली हैप्पी होना। वैसे हैप्पी से रिलेटेड तो काफी सारे इडियम्स है, बट ये दोनों मिलते जुलते हैं, जैसे कि ऑन क्लाउड 9 और दूसरा है ऑन दी सेवंथ हेवन। तो ये याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, देखो, आ बिटर पिल। आ बिटर पिल, देखो, ये इस ईडियम का मतलब होता है कि कोई भी अनप्लीजेंट सा या डिसअपॉइंटमेंट से चीज़ों को फेस करना, या अनप्लीजेंट सा सिचुएशन होना। तो हम देखते हैं हमारा कौन सा आंसर। देखो, ऑप्शन नंबर 1 ही हमारा करेक्ट आंसर होगा। ये हमें दिख रहा है ना, डिस्ट्रेसिंग। डिस्ट्रेसिंग का मतलब ही होता है अनप्लीजेंट होना और डिसअपॉइंटमेंट होना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, बिटर, बिटर भी एक तरह से देखा जाए तो इसमें ना एक नेगेटिव सेंस आता है, बिटर है ना। तो इसलिए अनप्लीजेंट और डिसअपॉइंटमेंट वाला या फिर डिस्ट्रेसिंग सिचुएशन, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्रिएचर ऑफ हैबिट। ठीक है, देखो, क्रिएचर ऑफ हैबिट का मतलब होता है एक ऐसा इंसान ना जो अपना जो सेम काम है सेम टाइम पे करता है, सेम वे में करता है। मतलब उसके उन हैबिट्स में ना चेंजेस नहीं आते हैं, उसकी जो हैबिट बनी हुई है वो अपना वो काम करता है। तो देखो, हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ना, वो देखो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, करेक्ट आंसर। ठीक है, वन हु डज द सेम थिंग इन द सेम वे। अब मैं एग्जांपल में आपको बताऊं, याद रखना इजी होगा। जैसे कि आपके घर में कुछ लोगों के जो फादर होंगे वो क्या कर देंगे, मॉर्निंग में उठते ही ना ब्रेकफास्ट करते होंगे, और ब्रेकफास्ट के साथ ना वो न्यूज़पेपर भी पढ़ते होंगे। ठीक है, तो आप देखेंगे कि ये ना उनकी डेली की आदत होगी, कोई चेंजेस नहीं होगा उनकी आदत में। जैसे कि डेली का उनका जो ब्रेकफास्ट है ना वो सेम रहेगा, उनको ज़्यादा चेंजेस पसंद नहीं होते हैं, एक ही चीज़ वो डेली खाते रहते हैं। और न्यूज़पेपर उनका डेली का पढ़ना का काम है, एक ही काम है, मतलब न्यूज़पेपर पढ़ना। तो इसको हम कह सकते हैं क्रिएचर ऑफ हैबिट। इस, ठीक है। एक अदर एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे कि आप डेली स्कूल जाते हैं, आप सुबह उठते हैं, आप, हाँ, आप सुबह उठते हैं, वॉक करते हैं, रेडी होते हैं, स्कूल चले जाते हैं। ठीक है, तो इसको भी हम कहेंगे क्रिएचर ऑफ हैबिट। मतलब आपकी ये हैबिट बनी हुई है, सुबह उठना है, ये काम करना है और अपने काम में लगे रहना है। ठीक है, तो इसको ही हम कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, देखो, हिट दी रूफ। हिट दी रूफ, देखो, हिट दी रूफ का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा एंग्री हो जाना। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी में है ना, टू बिकम वेरी एंग्री, तो ये करेक्ट आंसर होगा। अब देखो, हम याद कैसे रखें। आप जैसे कि ऐसे रिलेट करिए कि ये आपका घर है। ठीक है, ये आपका घर है और कोई आपके घर के ऊपर से ना हिट कर रहा है। ठीक है, हिट कर रहा है और आप यहाँ घर में हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा कि नहीं, कि आप घर के अंदर बैठे हैं और कोई कंटिन्यूअसली हिट कर रहा है। तो यानी कि हिट द रूफ का मतलब बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाना, बहुत ही एंग्री हो जाना। ठीक है, तो नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो, नेक्स्ट है हमारा I had heard of henpecked husbands
एंड नाउ आई फेल्ट दैट आई सो वन। तो यहाँ पे ना देखो ये बात हो रही है कि मैंने हैंड पैक्ड हस्बैंड के बारे में सुना है, बट अभी अभी मेरे को ऐसा फील हो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैंने ऐसा इंसान अब देखा भी है। ठीक है। तो हैंड पैक्ड हस्बैंड का मतलब बताना है। देखो बेसिकली ना हैंड पैक्ड हस्बैंड का मतलब होता है एक ऐसा हस्बैंड ना जिसके मतलब कि जो बहुत ज्यादा ना ऑप्रेस्ड टाइप का हो। अच्छा ऑप्शन में भी तो है ना ऑप्रेस्ड। तो ऑप्रेस्ड हस्बैंड को ही हम हैंड पैक हस्बैंड कहते हैं। और हैंड पैक मतलब कि हम कहते हैं ना डरपोक सा पति, जो वाइफ बोल रही है उसको उसको वो करना है, वाइफ का सुन के रहता है। या हम कह सकते हैं उत्पीड़ित, जो यानी कि जिसका शोषण हो रहा है। कई बार वाइफ के दबाव में भी ना हाँ कुछ हस्बैंड्स ऐसे होते हैं, चुप रहते हैं, वो जो बोलते हैं वो काम करते हैं, तो यानी कहीं ना कहीं उनका शोषण हो रहा है, नुकसान हो रहा है, हम ऐसा कह सकते हैं, है ना। तो हैंडपेक्ड हस्बैंड का मतलब होता है ऑप्रेस्ड हस्बैंड, उत्पीड़ित हस्बैंड जिसपे कि शोषण हो रहा है। ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। एट अ लो एब। एट अ लो एब इसका मतलब होता है बहुत ही ज्यादा वीक स्टेट में हो जाना, है ना। और डिप्रेशन में चले जाना। अच्छा ऑप्शन नंबर वन हमारा करेक्ट आंसर है ये, इन अ डिप्रेस्ड और वीक स्टेट में होना। ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो नेक्स्ट है हमारा ऑफ एंड ऑन। ऑफ एंड ऑन का मतलब होता है कि कोई भी काम ना रेगुलर ना होना। रेगुलर ना होना तो कैसा होना, इरेगुलर। यहाँ पे मैं लिख दूं इरेगुलर। इरेगुलर का मतलब ये होता है कोई काम जो रेगुलरली नहीं हो रहा है, या फिर हम कह सकते हैं कि इंटरमिटेंटली, नाउ एंड देन, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब कि अभी हो रहा है, अभी हो रहा है फिर तब हो रहा है, अब हो रहा है फिर तब हो रहा है, मतलब कंटिन्यूसली वो काम नहीं हो रहा है। अभी थोड़ा काम हुआ फिर उसके बाद थोड़ा काम हुआ, तब थोड़ा सा काम हुआ तो फिर अब थोड़ा सा काम हो रहा है। तो ऑफ एंड ऑन का मतलब हो जाएगा नाउ एंड देन, इरेगुलर होना या फिर रेगुलर नहीं होना। या फिर एक वर्ड आता है इंटरमिटेंटली। इंटरमिटेंटली मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये वर्ड ना पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो इंटरमिटेंटली का मतलब भी होता है कि रुक रुक कर होना, इंटरमिटेंटली, मिटेंटली। ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा लेफ्ट आउट इन दी कोल्ड। देखो लेफ्ट आउट इन दी कोल्ड का मतलब होता है किसी भी इंसान को इग्नोर कर देना। आप ऐसे याद रखेंगे ना कि कोल्ड सर्दी का टाइम है और सर्दी में उसको छोड़ के चला गया। छोड़ के चला गया यानी कि इग्नोर कर दिया उसको, बिल्कुल भी उसके बारे में नहीं सोचा, उसको इग्नोर कर दिया, यानी कि टू बी इग्नोर्ड हमारा एक करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा ब्रेक दी आइस। देखो ब्रेक दी आइस का मतलब होता है आइस तोड़ना नहीं, चुप्पी तोड़ना। किसी भी इंसान की चुप्पी को तोड़ के ना कन्वर्सेशन स्टार्ट कर देना, चुप्पी तोड़ना और कन्वर्सेशन स्टार्ट करना। जैसे कि आपने देखा होगा, आप पहली बार किसी से मिलने जाते हैं। एक मिनट। हाँ, आप देखते हैं ना, आप 3-4 लोग आपकी जैसे फ़ोन पे बात हुई किसी से, आप पहली बार उससे मिलने जाते हैं। तो ये होता है ना कि पहले वो कुछ बोले फिर मैं कुछ बोलूँ, है ना? तो ऐसा होता है कि पहले ये बोल दे फिर वो बोल दे, फिर सामने से पर्सन जो होता है वो भी यही सोचता है कि पहले ये बोले तो मैं कुछ बोलूँ। मतलब आप एकदम से ना इंट्रोडक्शन नहीं कर पाते हैं। उसमें से आपका एक दोस्त होता है वो बीच में बोल देता है, हाँ, ये देखो ये रवि है, ये सोनी है, ये मोनी है, जो भी है मतलब कि, है ना? मतलब कि एक चुप्पी को तोड़ के कन्वर्सेशन को स्टार्ट करना, इसी को हम कहते हैं ब्रेक द आइस। ठीक है। और क्यों कन्वर्सेशन तोड़ रहे हैं हम? क्योंकि ताकि ना अनकंफर्टेबल सा फील ना हो, हम अच्छे से फील कर पाए, हम बात कर रहे हैं तो हमें रिलैक्स हो पाए हम। ठीक है। तो इसी से रिलेटेड हमारा नर्वस वाला नहीं है, इल फीलिंग नहीं है, रेस्पेक्ट फॉर समवन अच्छी नहीं। टू से और डू समथिंग दैट मेक्स पीपल फील मोर रिलैक्स्ड, स्पेशली एट द बिगिनिंग ऑफ मीटिंग या आप पार्टी में मिलते हैं तो रिलैक्स करने के लिए आप जब कुछ कहते हैं या आप कुछ करते हैं तो इसी को हम कहते हैं ब्रेक दी आइस करना। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, देखो हमें सेंटेंस दिया हुआ है, दिस ईयर्स बजट इज अनलाइकली टू पास एज लो सिंस द प्रेसिडेंट्स प्रपोजल बजट टाइपिकली फेस अ जॉन्डिस्ड आई। अच्छा देखो जॉन्डिस्ड आई ये हमारा ईडियम है, हमें ना सेंटेंस में ईडियम की पहचान करने आना चाहिए। बट दिस वन हैज गोटन इवन मोर क्या, हाँ, सेप्टिसिज्म। अब देखो बेसिकली यहाँ पे बात हो रही है कि जो इस साल का जो बजट रहा है ना, उसको जैसे इस साल के बजट में ना जो लॉ है ना, उसको उस लॉ को ना
पारित करने की बात की जा रही है कि लॉ को पारित करने की जो संभावना है ना वो नहीं है। ऐसा लग रहा है कि ये जो लॉ है वो पास नहीं हो पाएगा, ठीक है। और क्यों ऐसा लग रहा है, क्योंकि जो प्रेसिडेंट है ना, जो प्रेसिडेंट है ना उसने क्या किया है, एक तरह से देखा जाए ना, जो बजट को ना एक नेगेटिवली रूप में देखा है। मतलब कि बेसिकली ना क्या होता है, बजट को, हाँ, बजट के टाइम में क्या होता है कि बेसिकली ना वो किसी लॉ वगैरह को पास करना नहीं चाहते हैं। वो उनका जो सिचुएशन होता है कैसा होता है, जॉन्डिस आई की तरह हो जाता है। और इसी में हमें बताना है कि जो ईडीएम है, कौन सा ईडीएम हमारा हो सकता है। देखो, जेलेसी नहीं होता है जो प्रेसिडेंट, और जेलेसी या कॉन्फिडेंस नहीं, क्योंकि किसी लॉ को पास होने की बात कर रही है और जॉन्डिस आई की बात भी हो रही है। जॉन्डिस आई का मतलब होता है बेसिकली पक्षपात करना, है ना, नाराजगी दिखाना, इसलिए हम ऐसा कह सकते हैं। तो पॉजिटिव वर्ड नहीं, नेगेटिव वर्ड होगा रिसेंटमेंट। रिसेंटमेंट का मतलब होता है नाराजगी होना किसी चीज को लेके। तो यही है यहाँ पे, मतलब कि जो प्रेसिडेंट है वो बजट को क्या कर रहे हैं अभी, ऐसा लग नहीं रहा है कि इस लॉ को पास कर पाएंगे वो, ठीक है, इस बार। तो उन्होंने इसको जॉन्डिस आई के रूप में लिया है, ठीक है। थोड़ा सा मतलब सेप्टिसिव, संदेह होना, ऐसा करके हम कह सकते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा अ टाइम व्हेन मनी माइट अनएक्सपेक्टेडली बी नीडेड। एक ऐसा टाइम जब जब हमें ऐसा लगता है कि मनी, जब हमने मतलब कि एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, और हमें ऐसा लग रहा है कि अब मनी की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड एक ईडियम बताना। देखो, ऑप्शन नंबर वन है ना हमारा, रेनी डे, यही हमारा करेक्ट आंसर है। क्योंकि रेनी डे का मतलब होता है मुसीबत के टाइम के लिए बचा के रखना। मुसीबत के टाइम के लिए आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं, रेनी डे के लिए, बारिश के दिन के लिए, या कठिन समय के लिए कुछ बचा के रखना। अब आपको यहाँ से कैसे याद रखेंगे, देखो, जो चींटियां होती है ना, जो एंट्स होती हैं, वो क्या करती है रेनी डे के लिए ना, अपनी सारी चीजें ना संभाल के रखती है। जैसे कि बारिश वगैरह होने वाली, तो वो अपने ना होल में ना सारी चीजें इकट्ठा करके रखती है कि उनको क्या खाना है, कैसे रहना है। काफी नीचे तक उनका होल होता है, ठीक है। तो मतलब कि वो क्या कर रही है, कठिन टाइम के लिए बचा के रख रही है ना। तो रेनी डे का मतलब होता है मुसीबत के टाइम के लिए कुछ बचा के रखना, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा इंस्टेड ऑफ कंफ्यूजिंग अदर्स लेट अस कॉल अ स्पेड इन फ्रंट ऑफ द ऑडियंस। किसी भी मतलब अदर लोगों को ना कंफ्यूज करने के बजाय सबसे अच्छा ये रहेगा कि स्पेड को हम स्पेड कह दें ऑडियंस के सामने। यानी हम ऑडियंस के सामने स्पेड को स्पेड कह दें, यानी कि जो बात भाई सच है हम वो कह दें। किसी को हमें कंफ्यूज नहीं करना, जो बात है हमें डायरेक्टली जाके सच सच बता देना है, ठीक है। तो स्पेड अ स्पेड, अगर मैं स्पेड को स्पेड बोल दूँ, तो क्या मैं सच बोल रही हूँ या झूठ बोल रही हूँ? मैं सच बोल रही हूँ ना। यानी कि जो बात है मैं सीधा-सीधा बोल दूँ, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इससे तो किसी को कन्फ्यूज़न नहीं होगी। तो यानी कि अगर मैंने सच बोल दिया है तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। यानी कि स्पीक ट्रूथफुली, है ना? ये करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, देखो ये हमारा स्टार्ट हो रहा है यहाँ से। After months of dedication and effort, I finally completed the marathon. I can really for this accomplishment. देखो, बहुत ही टाइम, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा डेडिकेशन और एफर्ट देने के बाद मैं फाइनली क्या हुआ, मैराथन में मेरी जो मैराथन है वो कंप्लीट हो गई है। और अब मैं रियली एकम्प्लिश्ड हूँ। मतलब कि देखो, यहाँ पे हुआ क्या है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा डेडिकेशन और एफर्ट की बात की गई है कि जो भी यहाँ पे प्लेयर है उसने बहुत ज़्यादा डेडिकेशन एफर्ट दिया है और फाइनली उसने अपनी मैराथन को कंप्लीट कर लिया है। तो वो क्या कर रहा है यहाँ पे, ईट लाइक अ हॉर्स नहीं, इसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा खाना खाना। ये नहीं हमारा करेक्ट आंसर होगा पेट माई सेल्फ ऑन दी बैक, यानी कि खुद को शाबाशी देना कि भाई उसने इतना मेहनत किया, महीनों तक अपने काम में लगा रहा डेडिकेशन के साथ, अब वो जीत गया है, उसकी मैराथन कंप्लीट हो गई है। तो उसने क्या किया, अपने आप को शाबाशी दी है। ये है ना पैट माई सेल्फ ऑन दी बैक, मेरा मतलब अपने आप को हम ऐसे पीठ थपथपाते हैं ना, उसी को हम कहते हैं पैट माई सेल्फ ऑन दी बैक, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, देखो, the leader of the Legislative Assembly won the hearts of the members through his maiden speech during the session in the स्टेट काउंसिल। देखो, जो लेजिस्लेटिव असेंबली के जो लीडर थे ना, उन्होंने क्या किया, यहाँ पे जो मेंबर्स थे ना उनका दिल जीत लिया। किस चीज़ से दिल जीता है, अपनी मैदन स्पीच से, जो उन्होंने स्पीच दी थी। तो देखो, मैदन स्पीच का मतलब होता है कोई फर्स्ट स्पीच, तो इन्होंने फर्स्ट स्पीच दी और फर्स्ट स्पीच से अपने लोगों का दिल जीत लिया। तो यहाँ पे जो ईडियम है ना, वो जो मैदन स्पीच है ना, यही ईडियम है मैदन स्पीच।
और इस ईडियम का ही मतलब होता है फर्स्ट स्पीच होना किसी की भी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, द एंटायर स्पीच ऑफ द रिवाइवलिस्ट फेल फ्लैट विथ द क्राउड दैट वाज प्रेजेंट देयर। यहाँ पे जो रिवाइवलिस्ट है ना, उन्होंने पूरी तरह से स्पीच दी, बट क्या हुआ, क्राउड पर क्या हो गया, फेल फ्लैट हो गया। फेल फ्लैट ये एक ईडियम है, इसका मतलब होता है कोई भी अफेक्ट नहीं पड़ना, नो अफेक्ट, ठीक है, नो अफेक्ट। तो नो अफेक्ट वाला कौन सा है हमारा, ये नहीं है, ये नहीं है। हाँ, ऑप्शन नंबर डी, हैड नो अफेक्ट, यानी कि इतनी लंबी चौड़ी स्पीच दी गई पूरी तरह से, बट वहां पे भी जितने भी क्राउड में जितने भी लोग प्रेजेंट थे ना, उनको कोई अफेक्ट ही नहीं पड़ा। फैल फ्लैट, कोई भी अफेक्ट नहीं पड़ना, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, देखो, माई ब्रदर ऑलवेज रिसीव्ड द लॉयंथ शेयर ऑफ माई एवरी मील दैट वी हैड। अब देखो, जब भी हम अपना मील लेते हैं ना, तो हमारा मेरे जो ब्रदर है ना, उसका हमेशा लॉयंथ शेयर होता है। मतलब एक लॉयन शेयर का मतलब समझते हैं, बहुत बड़ा हिस्सा होना, कि हम कुछ खा रहे तो जो मेरा भाई है ज्यादा वाला हिस्सा वो ले लेता है, ठीक है। तो लॉयन शेयर ये एक ईडियम है, इसका मतलब होता है मेजर पोर्शन, है ना। ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है मेजर पोर्शन। अब सपोज पिज्जा है ये इतना, ठीक है, आपने क्या किया, आपने इतना खाया पिज्जा, ठीक है, ठीक है, आपने इतना खाया और आपके भाई ने इतना खा लिया ये पूरा, छोटे भाई ने, तो उसने क्या किया, मेजर पोर्शन तो खा ही लिया, आपको बस इतना सा ही मिला और उसको इतना सारा मिल गया, है ना। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, देखो, वी ऑल वी ऑल हैव टू पुल आवर सॉक्स फॉर द अपकमिंग बोर्ड एग्जाम्स इफ वी वांट टू गेट आउटस्टैंडिंग ग्रेड्स। अब देखो, हम सभी को ना अपने सॉक्स अप करने होंगे, हमें अपने बोर्ड एग्जाम्स के लिए, जो हमारे बोर्ड एग्जाम्स आ रहे हैं, अगर हम अपने एग्जाम में ना बहुत अच्छा ग्रेड चाहते हैं, तो क्या करना पड़ेगा बताओ। देखो, उनको बहुत ज़्यादा ना मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। ये नहीं, देखो, पुल अप सॉक्स का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा कड़ी मेहनत करना, जो पहले नहीं की थी अब वो करना, है ना। तो वर्क हार्डर देन बिफोर, है ना, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब जैसे पुल अप योर सॉक्स, है ना, पुल अप सॉक्स, तो इसका मतलब होता है, मतलब सॉक्स को खींचना, यानी कि अपने आप को रेडी करना किसी चीज़ के लिए, बहुत ज़्यादा मेहनत करना, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, देखो, ड्यू टू हर impoverished state, most of her relatives treated her with contempt। अब देखो, उसकी जो सिचुएशन कैसी है, impoverished, यानी कि बहुत गरीब है वो, इसकी वजह से उसके जो बहुत सारे जो रिलेटिव्स हैं ना, कैसा ट्रीट करते हैं, कंटेम्प्ट, मतलब घिन की तरह ट्रीट करते हैं, उसको इग्नोर करते हैं। तो ये हमें तो सेंटेंस दिया है, इसमें कौन सा इडियम लगेगा ये हमें बताना है, ठीक है। देखो, कैम इन हैंडी नहीं, टर्न अप देयर नोज, हाँ, देखो, ऑप्शन नंबर बी, टर्न अप देयर नोज एट हर, यानी कि नाक चढ़ा के रखते हैं, घृणा करते हैं, क्योंकि वो गरीब है इसीलिए। और आपने देखा होगा, गरीबों को वैसे भी कोई पसंद नहीं करता, इसलिए मेहनत कीजिए और आगे बढ़िए, पैसा कमाएंगे, बहुत इज्जत मिलेगी आपको, ठीक है। तो टर्न अप देयर नोज का मतलब होता है कोई गरीब है तो उनसे घिन करना, उनको नीचा समझना, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। अच्छा, देखो, नेक्स्ट है हमारा, देखो, सेंटेंस यहाँ से स्टार्ट है, द बिट्रेयर ऑफ द कंट्री वॉज एट लास्ट अनमास्क्ड, यानी कि जो भी हमारे कंट्री के जो बिट्रेयर थे, जो भी गद्दार थे, उनका लास्ट में क्या हो गया, पर्दा फाश हो गया, अनमास्क्ड हो गए वो, और पर्दा उनका फाश हो गया, यानी कि उनकी सच्चाई निकल गई, ठीक है। तो जो देश के साथ गद्दारी करते हैं उसको क्या कहते हैं, ये तो देखा जाए तो आपका ना एक तरह से ईडियम तो नहीं, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन के जैसा है, बट कोई नहीं, ईडियम में भी तो ऐसा आता है ना। देखो, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ट्रेटर, क्योंकि ट्रेटर का मतलब होता है एक ऐसा इंसान जो अपने देश के मतलब देश के जो भी सीक्रेट्स है उसको दूसरों के साथ शेयर करे, अपने देश का ही बुरा करे, है ना, यानी कि वो अपने देश के लिए ना लॉयल नहीं है, इसको ही हम कहते हैं ट्रेटर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। देखो, 20 हमने ईडियम्स एंड फ्रेजेस कर लिए हैं। अगर आपको मेरी सीरीज पसंद आती है, पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है, तो आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, ठीक है। थैंक यू सो मच।